जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इस ज्योतिष प्रशिक्षण का आज हम 44वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि 43वें भाग को प्रस्तुत करने के बाद 44वें भाग को आप तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त हमको लग गया है और भी कुछ कार्यों के अंदर हमारी व्यस्तता हो जाती है, जिस वजह से समय पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में समय पर आपको प्रत्येक पार्ट उपलब्ध हो सकेगा। आज इस 44वें भाग के अंदर हम मुख्य रूप से बात करेंगे आप सबकी प्रेरणाओं को, आप सबके भावनाओं को और आप सबकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये महसूस कर पाए कि अधिकतर जो जिज्ञासाएं हैं या अधिकतर जो जिज्ञासुओं की पिपासाएं हैं वो इस बात को लेकर के हैं कि हमारे को कुंडली के विश्लेषण करने का तरीका आ जाए। और होता भी यही है। ज्योतिष के सिद्धांत ढेरों हैं और उन सभी सिद्धांतों को पढ़ना, उनको समझना एक बात है, किंतु उसको अप्लाई करना अर्थात अपने कुंडली के ऊपर उसका विश्लेषण करना, यही आपकी क्वालिटी होती है, यही आपकी विशेषता होती है। और कुंडली के विश्लेषण के ढेरों तरीके होते हैं, ढेरों ढंग होते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिन रास्तों से हम अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि यही रास्ता उचित है या ये वाला रास्ता गलत है। सभी प्रकार के रास्तों का अपना मूल्य है। जैसे कि आपको कहीं पहुँचना है तो वहाँ पहुँचने के अनेकों मार्ग होते हैं। उन सभी मार्गों का एकमात्र उपयोग है कि यात्रा करने वाला जो यात्री है अर्थात पथिक है वो सकुशल अपने गंतव्य तक पहुँच सके। जो रास्ता हमें गंतव्य तक पहुंचा दे वो हमारे लिए उचित रास्ता है, और जो रास्ता हमें गंतव्य तक न पहुंचा करके भटका दे वो अनुचित रास्ता होता है। बस इतना ही हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलें। रास्ता कोई भी हो सकता है, अगर वो सही है तो देर सवेर आप मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो ढेरों तरीके होते हैं कुंडली के विश्लेषण के। उनमें से एक तरीका जो हमारे को बहुत आसान लगता है और सीधे तौर पर समझ में आने जैसा लगता है, ऐसा तरीका, उसके बारे में हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। किसी भी कुंडली के विश्लेषण के लिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे को ज्योतिष शास्त्र की जो 4 मूलभूत बातें हैं उनको स्मरण में रखना चाहिए। नंबर 1 हमारे 12 भाव, नंबर 2 9 ग्रह, नंबर 3 12 राशियां और नंबर 4 27 नक्षत्र अथवा 28 नक्षत्र। ये चारों के चारों चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आपके स्मरण में होने चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। और जब ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से याद होंगी और इन चारों का मैक्सिमम अध्ययन आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, तब आपको किसी भी कुंडली को विश्लेषण करने में कोई झिझक नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत आसानी के साथ आप कुंडली विश्लेषण की यात्रा में बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं कि कुंडली के विश्लेषण का ढंग क्या होना चाहिए या किस तरीके से हम अपने कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, समझते हैं। किसी भी कुंडली के विश्लेषण के लिए सबसे पहले हमारे को इन 4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने पहले ही बताया आपको कि कुंडली के विश्लेषण के अनेकों तरीके हो सकते हैं, अनेकों ढंग हो सकते हैं। प्रत्येक तरीके के अंदर हमारे को एक क्रम निश्चित कर लेना चाहिए। चाहे ज्योतिष विद्या हो, चाहे कोई और विद्या हो, उस विद्या को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, किसी भी प्रकार की कुंडली के विश्लेषण के लिए हमारे को एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है।
तो उस क्रम के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी स्टेज। तो सबसे प्राथमिक तौर पर हमारे को ध्यान देने की जरूरत है पहले नंबर पे भावेश। कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये आप समझ चुके हैं। उन 12 भाव में से प्रत्येक भाव का एक भावेश होगा और भावेश हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार ही निर्धारित होता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जिस भाव से संबंधित आपकी जिज्ञासा है, जिस भाव के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस भाव का स्वामी वो भावेश कहलाता है। उसकी क्या स्थिति है इसको सबसे पहले देखें। जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये कुंडली का नक्शा है और कुंडली के ये 12 जो खाने हैं इनको भाव बोला जाता है। हमारी जिंदगी के जो भी प्रश्न हो सकते हैं या हमारी जिंदगी के जो भी संबंध हो सकते हैं, व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली प्रत्येक चीज इन्हीं 12 भाव में से आती है। तो सबसे पहले हमें खोजना होगा कि हमारी जो जिज्ञासा है या सामने वाला जिस प्रश्न को लेकर के आपके सामने आया है या आपके मन का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का संबंध इन 12 भाव में से कौन से भाव के साथ है। जिस भाव के साथ में आपके प्रश्न का संबंध होगा, आपकी जिज्ञासा का संबंध होगा, उस भाव का जो स्वामी होगा वो भावेश कहलाएगा। भाव का स्वामी हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पुनः एक बार आपको समझा देते हैं कि इन 12 खानों में से प्रत्येक खाने में कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। जो नंबर लिखा होगा वो राशि का नंबर है और उस राशि का जो स्वामी है वो भावेश कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे आपकी मेष राशि है और मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, तो मंगल आपका भावेश हुआ। वहीं पर यहाँ अगर 2 नंबर की राशि होगी तो 2 नंबर वृष राशि है और वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो यहाँ पर अगर 2 नंबर की राशि होगी तो आपका भावेश शुक्र होगा। यहाँ 3 नंबर की राशि होगी तो आपका भावेश बुध होगा। इसी प्रकार ये तो मैंने लग्न भाव को लेकर के आपको समझाने के लिए बात कही। जिस भी भाव को लेकर के आप उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, उस भाव के अंदर जो राशि होगी, उस राशि का जो स्वामी होगा वो आपका भावेश कहलाएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको देखना है कि आपके भावेश की क्या स्थिति है, अर्थात आपका भावेश किस अवस्था के अंदर है। सेकंड नंबर में आपको देखना है कि भाव पर स्थित ग्रह, जैसे लग्न भाव की हम लोग बात कर रहे हैं समझने के लिए, तो पहले नंबर पे लग्न भाव का जो अधिपति, जिसको हम लोग लग्नेश भी कहते हैं, वो जो भावेश है लग्न भाव का अधिपति वो कैसा है उसको हमने देखा। सेकंड नंबर में अगर हम लग्न की बात करें तो इस भाव पर कौन सा ग्रह स्थित है या नहीं है, उसकी क्या स्थिति है, अर्थात उस भाव की क्या स्थिति है उसको आपको देखना होगा। सबसे पहले हमने भावेश को देखा। दूसरे नंबर पे उस भाव के अंदर जो ग्रह बैठा होगा अथवा नहीं भी बैठा होगा, उस भाव की क्या अवस्थिति है उसको हमने देखा। तीसरे नंबर पर आपको देखना होगा कि आपके अपेक्षित भाव के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। उस भाव के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उसका अध्ययन किया जाएगा। और चौथे नंबर पे आपको देखना होगा कि भाव तथा भावेश के ऊपर ग्रहों का प्रभाव, जो आपका अपेक्षित भाव है वो भाव और उस भाव का जो स्वामी है वो भावेश, इन दोनों के ऊपर अन्य ग्रहों का कैसा संबंध है, कैसा प्रभाव है। तो प्राइमरी स्टेज पर इन 4 बातों को हमें बहुत बारीकी के साथ विश्लेषित कर लेना चाहिए, इनका अध्ययन कर लेना चाहिए। इनका अध्ययन करने के बाद आप आगे निर्णय करने में समर्थ होंगे। तो एक कुंडली को लेकर के हम लोग इस बात को और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे कि एक कुंडली मेरे पास आई है, उसका विश्लेषण आपके सामने मैं करके आपको बताता हूं। मिथुन लग्न की ये कुंडली है।
तो ये जो कुंडली मेरे पास विश्लेषण के लिए आई, उसी का मैं अध्ययन करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये उस जातक की कुंडली है जिसका जन्म 28 अगस्त 1968 को हुआ, रात्रि को 2 बजे, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर। तो इस कुंडली का हम लोग विश्लेषण करें तो ये मिथुन लग्न की ये कुंडली है, और मिथुन लग्न की इस कुंडली के अंदर हम लोग सबसे पहले लग्न को ही लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर मिथुन लग्न है और सबसे पहले नंबर पे आपको भावेश को देखना है। लग्न में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, इसलिए लग्न भाव का अधिपति अर्थात लग्नेश कहिए या लग्न का भावेश कहिए वो बुध हुआ, और बुध यहाँ पर तीसरे भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो इस व्यक्ति का जो लग्न भाव है, लग्न भाव से हम उसके स्वभाव को देखते हैं, उसकी नेचर को देखते हैं, उसके शरीर की बनावट को देखते हैं, उसकी जन्मभूमि को देखते हैं। लग्न भाव से ढेरों चीजें देखी जाती हैं। लग्नेश बुध है और बुध आकर के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, जहां पर सूर्य, गुरु और शुक्र का संबंध उसके साथ बन रहा है। तो लग्नेश बुध है और बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धि का कारक होकर के एफर्ट्स वाले घर में, जिसको हम सेल्फ एफर्ट्स कहते हैं या पराक्रम भाव कहते हैं, वहां पर जाकर के बुध जो है अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति शारीरिक मेहनत के साथ साथ दिमागी मेहनत ज्यादा करने वाला होगा, दिमाग से ही अपना एफर्ट्स करने वाला होगा, अच्छी बुद्धि वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानी के क्षेत्र के अंदर, बौद्धिकता के क्षेत्र के अंदर वो पराक्रम करेगा तो सफलता प्राप्त करेगा। वो यहाँ पर न तो उच्च का है न स्वराशि का है, तो सामान्य है। तो सामान्य रूप से ऐसा जो जातक है, इस जातक को अपनी बुद्धि से संबंधित जो भी एफर्ट्स वो करेगा, जो भी परिश्रम वो करेगा, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के अंदर उसको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकेगी। अब दूसरे नंबर पर हम देखें कि भाव पर स्थित ग्रह, तो लग्न भाव के अंदर कोई भी ग्रह यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो लग्न की अवस्था है वो एक प्रकार से नॉर्मल है। तो तीसरे नंबर की हम बात करें कि भाव पर ग्रहों की दृष्टि, तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर पूरी की पूरी कुंडली के अंदर हम अपनी नजर घुमाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और शनि की क्या अवस्था है, पहली नजर में आप देखोगे तो यहाँ पर लगेगा कि शनि जो है वो नीच राशि में अवस्थित है, किंतु जब गहराई में देखेंगे तो यहाँ पर शनि जिस राशि में नीच का हुआ है वो मेष राशि है, और मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव की यहाँ पर क्या अवस्था है, तो मंगल देव कर्क राशि के अंदर हैं, अर्थात मंगल देव स्वयं में नीच के हैं। और ये चैप्टर आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं कि जो नीचस्थ ग्रह है, अगर उसका स्वामी भी नीचस्थ हो जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर शनि का नीच भंग हो गया है, और ऐसे नीच भंग अवस्था को प्राप्त जो शनि है वो यहाँ पर लग्न भाव के ऊपर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहा है। लग्न भाव के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि डालने का अर्थ हुआ कि शनि यहाँ पर भाग्य का कारक है और हाई प्रॉफिट का कारक है, परमानेंट लॉस का कारक है। तो यहाँ पर इस जातक के स्वभाव के अंदर एक प्रकार से उसके भाग्य को बढ़ाने वाला, हाई प्रॉफिट को देने वाला, और ये जो जातक है ये जैसा परिश्रम करेगा, जैसा पेशेंस अपने भीतर में रखेगा, उस प्रकार से उसको भाग्य का लाभ भी प्राप्त होगा, लंबी यात्रा का लाभ भी प्राप्त होगा, प्लस हाई प्रॉफिट का लाभ भी प्राप्त होगा। साथ में उसको चूंकि शनि यहाँ पर अष्टमेश है, तो अष्टमेश की दृष्टि लग्न भाव के अंदर पड़ने का अर्थ हुआ कि कई बार उसको अपने जीवन में परमानेंट लॉस या अपूरणीय क्षति का भी सामना करना पड़ सकता है, अर्थात कुछ ऐसे सरगम चांसेस उसके जीवन के अंदर घटित हो सकते हैं जहां पर उसको ऐसे नुकसान को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे भाव तथा भावेश के ऊपर ग्रहों का प्रभाव।
लग्न भाव के ऊपर हमने देखा कि वहां पर शनि का प्रभाव है और शनि का प्रभाव उसको भाग्यवान भी बनाता है और साथ में रुकावट भी देता है। उसके अतिरिक्त और किसी ग्रह का लग्न भाव के ऊपर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं लग्नेश के ऊपर। तो लग्नेश जो बुध है, तो बुध यहाँ पर सूर्य के साथ में और सूर्य के घर में बैठा हुआ है, अर्थात सूर्य के संग उसकी युति हो गई तो उसका प्रभाव है। प्लस गुरु और शुक्र के साथ में भी उसकी युति है, तो उन दोनों का भी प्रभाव बुध के ऊपर है, अर्थात भावेश के ऊपर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गुरु यहाँ पर सप्तमेश और दशमेश है, अर्थात दैनिक रोजगार का कारक और साथ में कारोबार का कारक जो गुरु है उसके साथ में होती है। तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा जातक बुद्धि से संबंधित, सत्य से संबंधित और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले जो काम होंगे उन कामों के अंदर उसको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकेगा। और चूंकि दैनिक रोजगार का कारक गुरु है, तो जो गुरु से संबंधित कार्य हैं उनके अंदर उसको लाभ प्राप्त होगा। और चूंकि कारोबार का स्वामी भी गुरु है, तो कारोबार के अंदर भी गुरु से संबंधित जो कारोबार होंगे उन कारोबार के अंदर इसको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। जैसे फाइनेंस का कारोबार है, बैंकिंग सेक्टर का कारोबार है, या फिर लाभ से संबंधित कारोबार है, ऐसे कारोबार के अंदर इसको सफलता प्राप्त होगी। साथ में शुक्र की भी यहाँ पर युति है, तो और शुक्र को हम देखें तो ये पंचमेश है और द्वादशेश है। तो पंचमेश के साथ में उसकी युति होने का तात्पर्य हुआ कि इसके जो निर्णय होंगे वो प्राय करके गलत नहीं होंगे, अर्थात जो भी ये डिसीजन लेगा उसका समुचित लाभ इसको प्राप्त होगा। प्लस ये द्वादशेश भी है, तो इस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कंफर्ट की प्राप्ति होगी, संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो ऐसा व्यक्ति एक आरामदायक जिंदगी को एंजॉय कर सकता है, अर्थात वो जो भी चाहता है, जो भी सोचता है, उस प्रकार के एफर्ट्स वो करता है और जैसे एफर्ट्स करता है वैसा रिजल्ट भी उसको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से किसी भी कुंडली के विश्लेषण के लिए हमारे को सबसे पहले नंबर पे इन 4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे की चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो आपने देखा कि अभी हमने यहाँ पर लग्न की डिग्री को चेक नहीं किया, बुध की डिग्री को चेक नहीं किया, बाकी ग्रहों की डिग्री को चेक नहीं किया, इनके नक्षत्रों को भी हमने अभी नहीं देखा, प्लस इनके और जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको भी अभी हमने नहीं देखा। तो प्रारंभिक तौर पर हमारे को इन 4 बातों को अपने विश्लेषण के लिए सबसे पहले चुन लेना चाहिए। इनमें से इन 12 भावों में से जिस भी भाव के संबंध में आपकी जिज्ञासा है या आपका प्रश्न है या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस भाव का जो अधिपति है उसकी क्या अवस्था है वो देखें। अगर वो उच्च का है, स्वराशि का है, तो निश्चित ही वो भाव मजबूत हो जाएगा। और उस भाव के ऊपर जो अवस्थित ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति है, वो जो ग्रह हैं वो कौन कौन से चीजों के कारक हैं और उनकी क्या स्थिति पूरी कुंडली के अंदर है, इस बात को देखें। और भाव पर ग्रहों की दृष्टि, जिस भाव के संबंध में आप विश्लेषण करना चाहते हैं उस भाव के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उन ग्रहों की क्या स्थिति है, उन ग्रहों का क्या नेचर है और वो ग्रह किस चीज के कारक हैं, उस चीज को देखें और वैसा ही रिजल्ट आपको उस भाव के संबंध में प्राप्त होगा। चौथे नंबर पे भाव तथा भावेश के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को देखें। तो इन 4 बातों को देखने के बाद हम लोग प्रारंभिक तौर पर अपने इन 12 में से किसी भी भाव के संबंध में जो भी हमारी जिज्ञासा है उस अपनी जिज्ञासा के अनुसार निर्णय करने में समर्थ होंगे, वैसा रिजल्ट देखने में समर्थ होंगे। तो मुख्य रूप से आज कुंडली के विश्लेषण का क्या तरीका होना चाहिए उस संबंध में मैं कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जिज्ञासु हैं उनकी बार बार ये जिज्ञासा मुझ तक पहुंच रही थी कि हमारे को कुंडली का विश्लेषण कैसे करना है वो एक बार बता दें। तो मैं समझता हूं कि इससे आपको हेल्प हुई होगी।
इसी प्रकार जो बाकी विश्लेषण की बारीक बातें हैं उनको भी हम लोग क्रमशः सीखते चलेंगे, जानते चलेंगे। अथाह समुद्र है ये विज्ञान, और इसके अंदर मैंने पहले ही बताया कि ढेरों तरीके हो सकते हैं कुंडली के विश्लेषण के लिए। तो जो तरीका मुझे थोड़ा सा आसान लगा और आप लोगों को समझने में आसान होगा ऐसा मुझे लगा, वो तरीका मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये था आज का हमारा विषय, कुंडली विश्लेषण का प्रारंभिक तरीका क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के संबंध में। पहला प्रश्न है भार्गव त्रिवेदी जी का। उनका प्रश्न हमारे पिछली वीडियो के संबंध में है, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर आपका लग्नेश पीड़ित है या खराब स्थिति में है तो उसका सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है। तो उसी संबंध में वो जिज्ञासा रखते हैं कि अगर लग्नेश पीड़ित न हो, अच्छा हो, सकारात्मक हो, क्या तब भी हम लोग उस लग्नेश की वस्तुओं को अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि उस लग्नेश से संबंधित जो वस्तु हैं उनको आप निश्चित रूप से अपने भोजन के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपको लग्नेश का और अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकेगा। दूसरा प्रश्न है रंजित सिंह चावड़ा जी का। उन्होंने पूछा है कि कोई ग्रह अगर हमारी कुंडली के अंदर अस्त है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग किसका उपाय करें, अर्थात अस्त जो हो रखा उस ग्रह का उपाय करें या सूर्य का उपाय करें, अर्थात अस्त होने वाले ग्रह का उपाय करना चाहिए या सूर्य का उपाय करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर कोई आपका अपेक्षित ग्रह, आपका शुभ ग्रह अस्त हो रखा है तो वहां पर सूर्य का उपाय नहीं किया जाता। जो ग्रह अस्त हो गया है उसी का उपाय करना होता है। तो उसी ग्रह का आप उपाय करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है गणेश जाधव जी का। उनका भी ये प्रश्न हमारी पिछली वीडियो के संबंध में ही है। उन्होंने पूछा है कि जिस प्रकार से आपने लग्नेश के बारे में ये भोजन की वस्तुएं बताई हैं, क्या इसी प्रकार से हम बाकी भावों के जो अधिपति हैं उनके संबंध में भी हम लोग इस बात को लागू कर सकते हैं। तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो लग्न भाव है वो डायरेक्ट आपके साथ संबंधित होता है। तो इसलिए लग्नेश के साथ में संबंधित जो चीजें हैं उनका उपयोग आप करेंगे। लेकिन जैसे ये जो दूसरा भाव है या आपके कुटुंब का भाव होगा, तो मान लीजिए इस दूसरे भाव की जो चीजें हैं वो हम लोग उपयोग करेंगे तो अपने कुटुंब में, परिवार में। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, तीसरे भाव से संबंधित जो चीजें हम लोग उपयोग करेंगे वो छोटे भाई बहनों के लिए। चौथा भाव माता का है तो माता के लिए उन चीजों का उपयोग होगा। इसी प्रकार प्रत्येक भाव का जो रिश्ता है उस रिश्ते के अनुसार हमारे को उन चीजों के लिए चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछा है ललित नरुला जी ने। उन्होंने पूछा है कि लग्न भाव के ऊपर एक से ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो, अर्थात एक से ज्यादा ग्रह लग्न भाव में अवस्थित हो, तो उनमें से हम लोग सबसे ज्यादा किसका प्रभाव स्वीकार करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर तो अगर लग्नेश आपके लग्न भाव में ही उपस्थित है तो लग्नेश को हम लोग प्राथमिकता देंगे, उसको ज्यादा महत्व देंगे। लग्नेश के अतिरिक्त अगर दूसरे ग्रह वहां पर लग्न भाव में हैं तो उनमें से हमारे को देखना होगा कि उन ग्रहों में से सबसे अच्छी अवस्था में कौन सा ग्रह है, सबसे बलवान कौन सा ग्रह है। जो ग्रह सबसे ज्यादा बली होगा उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है अबोहर पंजाब से ओम प्रकाश भूकरका जी। उन्होंने पूछा है कि जैसे बाकी योगों का भंग हो जाता है उसी प्रकार क्या पाप कर्तृ योग भी भंग हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके क्या उपाय हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि पाप कर्तृ योग ऐसा योग है जो भंग नहीं होता है। उसका उपाय इतना ही है कि जो ग्रह या जो भाव आपका पाप कर्तृ योग के अंदर आ जाए, बस उसके जो तत्व हैं, उसके जो कारक तत्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अप्लाई करें, उनको ज्यादा अपने उपयोग में, अपने रूटीन में शामिल करें। जितना ज्यादा आप उस ग्रह के कारक तत्वों के साथ में, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं के साथ में अपना अटैचमेंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो बलवान होगा, और जितना ज्यादा वो बलवान होगा उतना ही पाप कर्तृ योग का प्रभाव कम हो जाएगा।
तो ये था आज का हमारा सत्र। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, हमेशा धर्म के रास्ते पर अपने जीवन को चलायमान रखें। धर्म और परमात्मा की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। अपने जीवन में भरपूर धर्म को बढ़ा करके आनंद को उपलब्ध करने का हमेशा प्रयास करते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है। गुरुवर के हर वचन पर